हे चैम्प्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं द मोस्ट अवेटेड सीरीज, द ऑर्गेनिक ह्यूरिस्टिक सीरीज। जिस दिन से मैंने इनऑर्गेनिक की ह्यूरिस्टिक सीरीज लॉन्च की है उस दिन से आप कमेंट करे जा रहे हो कि भैया हमें ऑर्गेनिक की ह्यूरिस्टिक सीरीज चाहिए। क्यों? क्योंकि जिसने भी इनऑर्गेनिक की ह्यूरिस्टिक सीरीज देखी उसने सिर्फ यही कमेंट किया कि भैया एक बार हमने उस सीरीज देख ली, उसके बाद हमारे कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होते हैं। चाहे वो मॉड्यूल के क्वेश्चन हो, चाहे वो टेस्ट में आ रहे हो, चाहे नीट में, अगर वो एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन तो वो मेरा गलत नहीं होता है। अब सेम दिक्कत बच्चों को ऑर्गेनिक के साथ आती है क्योंकि वो पढ़ लेते हैं टीचर से, क्वेश्चंस लगा लेते हैं, लेकिन दो चीज दिक्कत आती है। एक तो उन्हें याद नहीं रहता है और उन्हें ये समझ नहीं आता है क्या इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, और जो इंपॉर्टेंट है उसको याद कैसे रखें। जैसे कि मैंने ये सारी दिक्कतें आपकी इनऑर्गेनिक में ठीक कर दी थी, सेम इस ह्यूरिस्टिक सीरीज के हेल्प से मैं आपकी ऑर्गेनिक की ये दिक्कतें सॉल्व करने यहाँ पे आया हूँ। तो यहाँ पे हम लोग दो चीज कर रहे होंगे, एक तो एनसीईआरटी को कंप्लीट कर रहे होंगे, चाहे वो थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से हो, कहीं से स्टेटमेंट पूछ ले, कहीं से यार पूछ ले, वो सब कुछ यहाँ कवर होगा। दूसरा हम लोग रिविजन भी करते हुए चलेंगे कि कैसे आपको रिएक्शन कॉपी का यूज करके रिवाइज करना है, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं सीधे सीधे रिएक्टेंट देखते हैं, रिएजेंट देखते हैं और प्रोडक्ट लिख देते हैं, उनको लगता है कि ऐसे ही रिवाइज करना होता है और इसीलिए जब क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में उनसे सॉल्व नहीं होता है, क्योंकि एग्जैक्टली तो क्वेश्चन छप के आएगा नहीं। तो क्या वो गलती करते हैं वो भी आप यहाँ समझोगे, और कैसे सिर्फ रिएक्शन कॉपी की मदद से पूरी एनसीईआरटी रिवाइज कर ली वो भी आप यहाँ पे समझोगे। तो मैं आज सीरीज आज स्टार्ट कर रहा हूँ, ट्राई करूंगा कि मैं 15 मार्च तक इस सीरीज को कंप्लीट कर दूं, और जो भी आज स्टार्ट करेगा वो प्लीज इसको देखना, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है। मैंने बैठ के इसको हाईलाइट किया अच्छे से, क्योंकि मैं चाहता तो अपनी पुरानी एनसीईआरटी ले आता, लेकिन उसमें मजे नहीं आते आपको, तो मैंने बैठ के अच्छे से अलग अलग कलर से इसको हाईलाइट किया ताकि आपको इंटरेस्टिंग लगे। और इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करो ताकि मेरे को भी एक कॉन्फिडेंस आए कि हाँ लोग देख रहे हैं, मेरे को बनानी चाहिए वीडियो, और सब लोग मिलकर पढ़ो, ठीक है, तब ज्यादा मजा आएगा। तो बिना कोई देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं और रिएक्शन कॉपी से स्टार्ट करते हैं कि कैसे आपको पूरी एनसीईआरटी को रिवाइज करना है रिएक्शन कॉपी का यूज कर। तो स्टार्ट करते हैं, देखो कैसे रिवाइज करना होता है। आप लोग क्या करते हो, सबसे पहले आपको रिएक्शन दिखा, आप देखते हो कि अच्छा रिएक्टेंट क्या है, रिएक्टेंट है इथीन। इथीन में हाइड्रोजन डला हुआ है और किसके प्रेजेंस में डला हुआ है, प्लेटिनम पैलेडियम निकल में, तो आप क्या बना दोगे, इथेन बना दोगे। और आप सोचते हो कि अच्छा मैंने रिवाइज कर लिया, मुझे याद है, आगे चलते हैं। ये नहीं करना होता है, आपको देखना होता है कि कौन सी फैमिली है, क्या डला हुआ है। तो फैमिली आपको दिखता है कि अच्छा ये तो एक एल्कीन है, एल्कीन में हाइड्रोजन डला हुआ है, किसके प्रेजेंस में डला हुआ है, प्लेटिनम पैलेडियम निकल के प्रेजेंस में। तो इसमें आपको सोचना है कि अच्छा अगर एल्कीन में हाइड्रोजन डलता है इन द प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम पैलेडियम निकल, तो हाइड्रोजनेशन होता था। आपके दिमाग में यह आना चाहिए कि हाइड्रोजनेशन होता था, और इसमें हाइड्रोजनेशन में क्या करते हैं हम लोग, H2 को ऐड करवाते हैं। कैसे ऐड करते हैं, ये रिएक्शन कैसे होता है ये आपको पता होना चाहिए। सीधे सीधे आपको डायरेक्ट मेथड याद रखना है कि H2 को कैसे ऐड करना है, आपको कुछ नहीं करना है। जब H2 को ऐड करोगे तो यहाँ पे एक H ऐड करोगे, दूसरा एक H यहाँ ऐड करोगे, और ये बॉन्ड को तोड़ दोगे तो आपका बन जाएगा यहाँ पे CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। तो आपको बार बार ये बनाना नहीं, आपको बस ये दिमाग में सोचना है कि अच्छा इसको हम लोग H2 को ऐसे ऐड करना है, और जब ऐड करेंगे क्योंकि 4 बॉन्ड तो कांस्टेंट रखना है कार्बन में, तो एक बॉन्ड तोड़ देंगे और आपका ऐसे बन जाता है। अब कोई भी क्वेश्चन हो आपको करना यही चीज है, ठीक है, चाहे एल्कीन पूछ दे, एल्काइन पूछ दे, आपको करना क्या है, पाई बॉन्ड तोड़ना है। अब इसके थ्रू आपको एनसीईआरटी भी रिवाइज करनी है, यहीं से आगे नहीं बढ़ना है। जैसे आपने पहला रिएक्शन देखा, आपके दिमाग में याद आना चाहिए कि एनसीईआरटी में क्या क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले तो आपको याद आना चाहिए कि कौन सा रिएक्शन था। तो ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन का पहला रिएक्शन था, जो कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से बनाते थे थ्रू हाइड्रोजनेशन। तो ये कौन सा रिएक्शन है, हाइड्रोजनेशन रिएक्शन है, जहां पे हाइड्रोजनेशन होता है, मतलब कि H2 का एडिशन होता है, पहला पॉइंट। और सोचना है कि एनसीईआरटी में और क्या लिखा था। तो एनसीईआरटी में आपको दिमाग में याद आएगा कि एनसीईआरटी में लिखा था कि प्लेटिनम पैलेडियम निकल, यहाँ पे ये इसका काम क्या है, ये H2 को एक्टिवेट करवाती थी। कैसे एक्टिवेट करवाती थी, प्लेटिनम पैलेडियम निकल मेटल्स है जो कि अपने ऊपर H2 को एब्जॉर्ब करवाती है, H के बीच का बॉन्ड वीक करती है ताकि वो टूट पाए और अलग अलग से ऐड हो पाए। तो ये उसका काम होता है, ये अभी याद करो, फिर आप एनसीईआरटी से वेरीफाई करोगे। तीसरा पॉइंट आपके दिमाग में याद आना चाहिए कि इसमें जो प्लेटिनम पैलेडियम निकल है, इन तीनों की जो कैटलाइजिंग पावर है वो सेम नहीं है। जो प्लेटिनम पैलेडियम है वो तो लोअर टेम्परेचर पे भी काम कर जाती थी, लेकिन निकल जो है उसको हायर टेम्परेचर लगता था। ये तीन चीज अगर आप बोल पाते हो दिमाग में, तब आपको एनसीईआरटी भी याद है, आपको रिएक्शन कैसे काम करता है वो भी याद है। अब आप इसको वेरीफाई करोगे एनसीईआरटी खोल के। तो एनसीईआरटी जब आप खोलते हो आपको दिखता है कि हाँ मैंने क्या सोचा था कि इस रिएक्शन में हम लोग को पाई बॉन्ड तोड़ना है, H2 जोड़ना है। तो पहला पॉइंट मैंने सही सोचा था, ठीक है। अच्छा, दूसरा पॉइंट मैंने देखा कि कैसा रिएक्शन है, हाइड्रोजनेशन रिएक्शन है, तो वो भी मैंने सही सोचा। तीसरा पॉइंट मैंने देखा कि ये यहाँ पे जो मेटल है वो क्या करता है, अपने ऊपर एब्जॉर्ब करवाता है, एब्जॉर्ब नहीं एब्जॉर्ब करवाता है, और हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड को एक्टिवेट करवाता है। ये सारे स्टेटमेंट्स में देखने को मिल सकते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है। तीसरा पॉइंट जो आपको देखने को मिलता है वो ये है कि प्लेटिनम और पैलेडियम रूम टेम्परेचर पे भी काम कर जाता है, मतलब लोअर टेम्परेचर पे, क्योंकि अच्छा कैटलाइजिंग पावर दिखाती है वो। लेकिन जो निकल है उसको हायर प्रेशर हायर टेम्परेचर देना पड़ता है काम करवाने के लिए, ठीक है। ये तीन आपने बोला, आपने सोचा था, मतलब आपको याद था एनसीईआरटी, तो आपका ये चीज क्लियर है। ये आप बोलते हो कि हाँ मैंने रिवाइज किया, वो नहीं कि आपने देखा कि इथीन है, इथेन बनाएंगे निकल जाएंगे आगे, ऐसे रिवाइज नहीं होता है, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे जाते हैं तो मेरे को एक और रिएक्शन देखने को मिलता है जो कि है यहाँ पे, आपको फिर दिखता है कि अब आप सोचोगे यार ये क्या है, प्रोपीन है, नहीं। अब आप देखोगे हाँ यहाँ पे एक और एल्कीन है, मतलब पाई बॉन्ड यहाँ पे है, फिर वही दिया है H2 दिया है और प्लेटिनम पैलेडियम निकल है। आपको क्या पता है कि मेरे को पाई बॉन्ड तोड़ना है, पाई बॉन्ड तोड़ोगे, सेम H यहाँ लगाओगे, H यहाँ लगाओगे, इसको तोड़ दोगे, आपका क्या बन जाएगा, प्रोपेन बन जाएगा,
ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पे फिर से H2 दिख रहा है, यहाँ पे फिर आपको 2 पाई बॉन्ड दिख रहा है, दोनों पाई बॉन्ड को तोड़ दोगे और फिर से आप एक एल्केन बना के निकल जाओगे। ये आपको करना था। तो एनसीईआरटी के तीनों रिएक्शंस भी कवर हो गए, सारे स्टेटमेंट्स भी कवर हो गए। एक और पॉइंट मैंने एनसीईआरटी में लिखा है कि आपको अगर मान लो स्पेसिफाई नहीं भी किया है, सीधे सीधे 1 मोल हाइड्रोजन भी दिया है, तब भी आपको सारे के सारे पाई बॉन्ड्स को तोड़ देना है, चाहे एल्काइन में 2 बॉन्ड हो या एल्कीन में 1 है तो तोड़ ही दोगे। अगर 2 बॉन्ड है तब भी सबको तोड़ के ही आप पूरा का पूरा एल्केन ही बना दोगे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, इसमें कंफ्यूज नहीं होने का। फिर आगे चलते हैं, अगला रिएक्शन देखते हैं। अब 3 रिएक्शन आपने कर दिया, अब आते हैं हम लोग चौथे रिएक्शन पे। तो ये सॉल्व करते करते जब हम लोग चौथे रिएक्शन में पहुंचेंगे तो हम लोग को दिखता है कि अरे यहाँ पे क्या है, मिथाइल क्लोराइड है। फिर गलती की आपने, आपको ये नहीं देखना है कि क्या दिया हुआ है, एग्जैक्टली क्या दिया, आपको देखना है कौन सी फैमिली है। तो आपको दिख रहा है कि अच्छा यहाँ पे एक एल्काइल हैलाइड है, हाइड्रोजन से रिएक्ट हो रहा है, किसके प्रेजेंस में, जिंक और H+ मतलब प्रोटॉन। प्रोटॉन कहां से आएगा, एसिड से आएगा। तो यहाँ पे H+ लिखा हो, HCl लिखा हो, बात एक ही है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों दिमाग में रखना है आपको। ठीक है, अच्छा तो आपको सोचना है कि इसमें क्या करना है। सबसे पहले तो करना क्या है ये आपको याद रखना है। तो आपको करना क्या है, जब भी H2 है, जिंक और HCl के प्रेजेंस में है और यहाँ पे एल्काइल हैलाइड है, तो आपको कुछ नहीं करना है, X हटाओ H लगाओ। मतलब कि Cl हटाओगे, जो भी हैलोजन है उसको हटाओगे और H को जोड़ दोगे। तो यहाँ पे ये Cl हटेगा और यहाँ पे H जुड़ जाएगा, तो ये बन जाएगा CH3H, मतलब कि आपका क्या बन गया, मीथेन बन गया। ठीक है, सिमिलर तरीके से आगे चलते हैं। तो आगे आपको दिखता है कि C2H5Cl है। ठीक है, यहाँ पे भी क्या करोगे, X हटाओगे H लगाओगे तो Cl हटेगा और C2H6 बन जाएगा, जो कि फिर से क्या हो गया, इथेन बन गया। यहाँ पे ना ही कार्बन बढ़ रहा है ना ही कार्बन कम हो रहा है, सिर्फ आपको X हटाना है और H लगाना है। सिमिलर रिएक्शन आपको यहाँ दिख रहा है, Cl हटाओगे H लगाओगे, सेम चीज करनी है। अब इससे पहले कि आप चौथा रिएक्शन जाओ, आपको इन 3 रिएक्शन को करते करते याद आ जाना चाहिए था कि ये एनसीईआरटी में कौन से पार्ट में लिखा था। आपको याद आना चाहिए कि हम लोग मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन अभी देख रहे थे, जिसमें पहला था प्रिपरेशन फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। दूसरा आपको याद आना चाहिए कि प्रिपरेशन जो था वो एल्काइल हैलाइड से प्रिपरेशन कर रहे थे हम लोग, वही हम लोग यहाँ देख रहे थे। और एल्काइल हैलाइड के प्रिपरेशन में आपको याद आना चाहिए कि उसमें हम लोग सबसे प्रिपेयर कर सकते हैं, लेकिन फ्लोराइड से नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें R और F का बॉन्ड जो है वो काफी स्ट्रांग होता है, बॉन्ड एनर्जी काफी स्ट्रांग होती है, इसलिए उसको ब्रेक करने में काफी दिक्कत आती है, इसलिए उसको उससे हम लोग एल्कीन नहीं बना सकते। ये आपके दिमाग में सबसे पहले स्ट्राइक करना चाहिए। सेकंड पॉइंट जो मैंने यहाँ पे एनसीईआरटी में ऐड करके लिख दिया है वो ये है कि रिएक्टिविटी ऑर्डर। ये मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि एनसीईआरटी में तो नहीं है, लेकिन मैंने लिखा क्यों है, मैंने लिखा इसलिए है क्योंकि एग्जाम्पलर में इसका एक क्वेश्चन है। ठीक है, इसलिए आपको याद होना चाहिए कि यहाँ पे एल्काइल हैलाइड का रिएक्टिविटी ऑर्डर कैसे होगा। अब देखो, अगर RF रिएक्ट नहीं कर रहा है, मतलब RF का सबसे कम होगा, उससे ज्यादा RCl का होगा, फिर RBr का होगा, RI का होगा। क्यों ऐसा क्यों? क्योंकि देखो, बॉन्ड जितना ज्यादा एटम बड़ा होते जाएगा, बॉन्ड उतना वीक होगा और जल्दी से टूट के निकलेगा। क्योंकि हमें यहाँ पे क्या चाहिए कि हैलोजन टूटे और H ऐड हो, तो तोड़ने में आसानी कब होगी, जब एटम बड़ा होते जाएगा। इसलिए ये रिएक्टिविटी का ऑर्डर आता है। ठीक है, समझ आ गई चीज। अब जो मैंने यहाँ पे सोचा था मैं उसको वेरीफाई कर लेता हूँ। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि सब रिएक्ट करेंगे एक्सेप्ट फ्लोराइड्स। ठीक है, ये मैंने सही सोचा था, बॉन्ड एनर्जी हाई है इसलिए ये हो रहा है। क्या करना था इसमें, X हटाओ H लगाओ, ये भी मैंने सही सोचा था। एक और चीज यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि मान लो कभी कभी आपको H2 नहीं देखने को मिल सकता है, सीधे रिएक्टेंट दिया होगा और जिंक HCl लिखा होगा, तब भी आपको रिएक्शन सेम करना है। क्यों? क्योंकि जिंक और HCl से जब आप रिएक्शन करवाते हो तो वहां पे H2 निकलता है और वो H2 कभी कभी नहीं लिखते हैं। ठीक है, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये हो गया आपका दूसरा रिएक्शन कंप्लीट। अब इसी चीज को बार बार रिवाइज करने के लिए मैंने यहाँ पे रिएक्शन ही लिख दिया था कि अगर एल्काइल फ्लोराइड है और उसके लिए सेम रिएक्शन दिया हुआ है, H2 है इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक एंड HCl, तो क्या मैं रिएक्शन करवाऊंगा। मेरे दिमाग में जैसे ये देखूंगा मेरे को याद आएगा, अरे ये सबके साथ तो रिएक्ट करता था, एल्काइल क्लोराइड हो, ब्रोमाइड हो, सबके साथ रिएक्ट करेगा, लेकिन एल्काइल फ्लोराइड के साथ रिएक्ट नहीं करता, तो यहाँ पे नो रिएक्शन। ठीक है, ये आपके दिमाग में ऐसे याद आना चाहिए। इस तरीके से आपको रिवाइज करना है। रिएक्शन भी हो गया, एनसीईआरटी के पॉइंट्स भी हो गए, तो चाहे वो स्टेटमेंट पूछे, थ्योरी पूछे, कैसे भी पूछे, आप आंसर सही करके आओगे। और आपने स्पेसिफाई नहीं किया कि इथीन दिया है तो इथेन बनेगा, आपने बस फैमिली देखा कि एल्काइल हैलाइड है, हाइड्रोजन अगर दिख रहा है, जिंक HCl दिखा तो ये बनेगा। ठीक है, अब जैसे ही हम लोग ऐसे सॉल्व करते हुए आगे बढ़ेंगे, हम लोग आते हैं 8th रिएक्शन पे। 8th रिएक्शन में आपको क्या देखने को मिलता है कि मैंने लिखा हुआ है कि ब्रोमोमीथेन सोडियम के साथ रिएक्ट कर रहा है ड्राई ईथर के प्रेजेंस में। जैसे ही आपने ये रिएक्शन दिखा, आपके दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए कि ये वुड सेक्शन है। सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर दिखा, वुड सेक्शन आपके दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए। इसमें अब दूसरा पॉइंट आपके दिमाग में आना चाहिए कि इसमें क्या बनाना होता है, कैसे बनाना होता है। तो आपको इसमें याद रखना है कि ब्रोमोमीथेन मैंने यहाँ लिखा हुआ है, तो इसको खोल के बना लेते हैं। तो ये आपका एक्चुअली होगा CH3Br, है ना, ब्रोमोमीथेन यही हो गया। तो ये इसके साथ आपका रिएक्शन हो जाता है। आपको याद रखना है कि इसमें कुछ नहीं करना होता है, मैं सीधे जो हेलोजन है उसको हटा दूंगा, रेडिकल बन के हटा दूंगा और यहाँ पे जो बचा हुआ रेडिकल है उसको लिख लूंगा। तो CH3 डॉट आपके पास आ गया। जो भी यहाँ पे आपने लिखा है सेम उसी चीज को आपको एक बार फिर लिख लेना है और उन दोनों को आपको जोड़ देना है। ठीक है, ये आपको करना होता है। मतलब कि अगर मैं RX के फॉर्म में लिखूं तो ऐसा कुछ भी अगर आपको दिख रहा है तो आपको सबसे पहले रेडिकल बना लेना है, X को हटा के जो भी रेडिकल आपने लिखा है उसको फिर से लिख के उसको जोड़ देना है। ये प्रोडक्ट आपका बनता है। इस तरीके से इसको बनाना है। सबसे पहले तो आपने ये देख लिया कि रिएक्शन कौन सा, ये वुड सेक्शन है। कैसे करते हैं तो मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया। ठीक है, अब जैसा कि मैंने बोला कि रिएक्शन देखते आपको याद आना चाहिए कि एनसीईआरटी में क्या क्या लिखा था। सबसे पहले एनसीईआरटी में इसका कोई नाम था, तो हाँ इसका नाम था वुड सेक्शन, इसका नाम था। दूसरा पॉइंट याद आना चाहिए कि ये किसके लिए यूज करते थे, तो ये हायर एल्केन्स बनाने के लिए यूज करते थे। क्यों? क्योंकि इसमें स्टार्ट जो भी हम लोग R से कर रहे हैं तो बाद में जो बन रहा है वो R+R बन रहा है, मतलब कि डबल हो जाता है।
तो ये हायर एल्केन्स बनाने के लिए यूज करते थे। तीसरा पॉइंट, इसको इवन नंबर ऑफ कार्बन वाले कंपाउंड्स बनाने के लिए यूज करते थे। ठीक है, ये 3 पॉइंट्स आपको याद आने चाहिए जो कि एनसीईआरटी में लिखी हुई है, अभी मैं आपको दिखाऊंगा। फोर्थ पॉइंट आपको याद आना चाहिए कि जो मैंने बोला कि इवन नंबर ऑफ कार्बन के लिए यूज करते हैं, उसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि सिमेट्रिकल एल्केन्स बनाने के लिए यूज कर सकते हैं। अनसिमेट्रिकल एल्केन्स इसे नहीं बनाते थे क्योंकि इसमें पुअर यील्ड आता है। ऐसा नहीं कि बना नहीं सकते, बना सकते हैं, लेकिन पुअर यील्ड आता है। ठीक है, उसका एग्जांपल भी एनसीईआरटी ने पूछा हुआ है, इसलिए मैं आपको दिखाऊंगा। पांचवा पॉइंट, इससे हम लोग सब बना सकते हैं, मीथेन नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि इसमें आपने देखा कि ऑलमोस्ट डबल हो जाता है। कौन बोल रहा है कि जीरो लेके डबल हो जाएगा? जीरो से डबल नहीं होता है। किसी को आप जीरो दोगे और बोलोगे इसको डबल कर दो तो क्या उसको 1 कर देगा? जीरो का कोई डबल नहीं होता है। 0 × 2 0। ठीक है, ये मत सोचना कि आपने कोई भी कंपाउंड नहीं लिया आपका मीथेन आ जाएगा। मीथेन इससे आप नहीं बना सकते। ठीक है, सिंपल। अब इस चीज को मैं वेरीफाई कर लेता हूं कि मैंने जो सोचा वो सही सोचा कि नहीं। जैसे आप एनसीईआरटी खोलते हो आपको दिखता है कि हाँ, मेरे को इसमें क्या करना था, अगर RX है तो मेरे को सबसे पहले रेडिकल बना लेना है R डॉट, और जो भी रेडिकल बनाया उसको फिर से लिख के उसको जोड़ देना है। ठीक है, जहां से X हटाओगे वहीं से दूसरे के साथ जुड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि अगर अच्छे क्वेश्चन है उसमें आप गलती कर सकते हो। मैं अभी आपको एग्जांपल भी दिखा देता हूं। उससे पहले दूसरा पॉइंट मैंने क्या बोला था कि हायर एल्केन्स के लिए यूज करते हैं, वही आपको यहाँ पे दिख रहा है। तीसरा पॉइंट, ये वर्ड सेक्शन है, ये भी आपको दिख गया। इवन नंबर ऑफ कार्बन के लिए यूज करते हैं, ये भी आपने देख लिया। सिमेट्रिकल एल्केन्स के लिए यूज करते हैं, ये आपने यहाँ देख लिया। अनसिमेट्रिकल एल्केन्स में पुअर यील्ड होता है, ये देख लिया। और CH4 कांट बी प्रिपेयर्ड, ये भी आपने देख लिया। नीचे ही एनसीईआरटी ने क्वेश्चन भी पूछा हुआ है जो कि मैं अभी बोल रहा था। तो डिफरेंट एल्काइल हाइड्राइड्स क्यों नहीं लेते हैं? इसलिए नहीं लेते क्योंकि उस केस में जो रेडिकल्स बनेंगे दो अलग अलग बनेंगे। फिर जब उनको जोड़ोगे तो 3 टाइप के प्रोडक्ट्स आपको मिल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे क्या क्या रेडिकल बनेगा, यहाँ पे CH3 डॉट रेडिकल एक बना और एक आपका C2H5 डॉट रेडिकल बना। तो एक बार तो ये रेडिकल आपस में जुड़ सकता है जिसके कारण ये बनेगा। ठीक है, दूसरी बार क्या हो सकता है, C2H5 वाला रेडिकल आपस में जुड़ेगा जिसके कारण आपका ये प्रोडक्ट बनेगा, 3rd नंबर वाला। और एक बार क्या हो सकता है, ये CH3 वाला C2H5 के साथ जुड़ जाएगा जिसके कारण आपका ये वाला रेडिकल आपका बनेगा। ठीक है, तो आपके 3 प्रोडक्ट्स बनेंगे और एक प्रोडक्ट नहीं बन रहा है, इसलिए यहाँ पे जो मिक्सचर प्रोडक्ट बनेंगे और पुअर यील्ड इसलिए कहते हैं इसको। तो इसलिए यहाँ जो एनसीईआरटी ने क्वेश्चन पूछा है कि हम लोग 2 डिफरेंट एल्काइल हाइड्राइड्स क्यों नहीं लेते, तो ये इसका रीजन है कि इसमें यहाँ पे पुअर यील्ड मिलता है या फिर मिक्सचर प्रोडक्ट्स मिलता है, इसलिए हम लोग 2 डिफरेंट एल्काइल हाइड्राइड्स नहीं लेते हैं वुड सेक्शन के। तो इस तरीके से आपने एनसीईआरटी को भी रिवाइज कर लिया। अब आते हैं हम लोग वापस से अपने रिएक्शन कॉपी। तो इस तरीके से आपने वुड सेक्शन के सारे एनसीईआरटी के पॉइंट्स भी रिवाइज कर लिए। आगे चलते हैं। आगे जो आपका रिएक्शन था वो 9th नंबर रिएक्शन था, जिसमें आपको दिख रहा है कि C2H5 Br है फिर से सोडियम और ड्राई ईथर के प्रेजेंस में। तो आपको मैंने क्या दिलाया कि जैसे सोडियम और ड्राई ईथर आपको दिखे वुड सेक्शन करवाना है, जिसमें आपको क्या करना है, X डॉट निकाल देना है अलग से, जो R डॉट बचा उसको वापस से उसी के साथ जोड़ देना है। बस ध्यान यहाँ रखना है कि जहां से आपने X हटाया है वहीं से वो जुड़ेगा। ठीक है, तो C2H5 डॉट बनेगा, उसके बाद ये क्या बन जाएगा, ब्यूटेन बन जाएगा। तो मतलब जो भी रहता है उससे डबल हो जाता है। अगर इथाइल रेडिकल है तो ब्यूटेन बन जाएगा, अगर प्रोपाइल रेडिकल है तो हेक्सेन बन जाएगा। ये आपको समझना है। अगर हम लोग सीधे सीधे जोड़ रहे हैं, ये ध्यान रखना है। जैसे मान लो अगर मैं आपको बोलता हूँ कि ऐसा ऐसा कुछ था और X यहाँ पे जुड़ा हुआ था, ठीक है, और ऐसा ही सेम क्वेश्चन है, ये X यहाँ पे जुड़ा हुआ था, तो अगर मैं इसके लिए वर्ड्स करवाता हूँ तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा C, ठीक है, और रेडिकल यहाँ पे था। फिर जब यहाँ लिखूंगा उसी को सेम, तो यहाँ पे ऐसे रेडिकल होगा और ये यहाँ से जुड़ेगा। ठीक है, तो ये सीधे सीधे क्या बन जाएगा, आपका N हेक्सेन बन जाएगा। लेकिन ये भी आपका सेम चीज़ है, बस X कहीं और जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे जो रेडिकल बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा, डॉट यहाँ पे मैंने क्या बोला सेम वैसे ही लिखो, तो C डॉट रेडिकल, और ये यहाँ से जुड़ेगा। तो ये आपका N हेक्सेन नहीं बन रहा है, ये समझो। यहाँ पे आपका कुछ ब्यूटेन वाला कंपाउंड बन रहा है। ठीक है, उसको नंबरिंग कर लेना, आपको दिख जाएगा। आगे चलते हैं। अब आपको दिख रहा है 10th नंबर रिएक्शन। 10th नंबर रिएक्शन जैसे हम लोग बोलेंगे, आपको यहाँ क्या दिख रहा है, सोडियम इथेनॉइड, और यहाँ पे दिख रहा है किसके प्रेजेंस में, NaOH और कैल्शियम ऑक्साइड। सबसे पहले रिएक्शन देखते ही आपको याद आना चाहिए कि देखो NaOH और कैल्शियम ऑक्साइड जो है उसको हम लोग सोडा लाइन बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, दूसरा आपको याद आना चाहिए कि ये कौन सा रिएक्शन है, तो आपको याद आना चाहिए कि एनसीईआरटी में रिएक्शन जो था इसका नाम था डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। क्यों? क्योंकि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड निकलता था। दूसरा चीज, यहाँ पे जो सोडियम इथेनॉइड है वो क्या है, वो सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है। ठीक है, 3 पॉइंट आपने यहाँ पे समझ लिया। इस रिएक्शन में क्या करना होता था, इस रिएक्शन में हम लोग को एक कार्बन कम वाला कंपाउंड बनाना पड़ता था। ये कुछ पॉइंट्स आपको याद आएंगे। उसके बाद रिएक्शन देखते ही जैसे आपने ये सारे पॉइंट्स आपको याद आए, मतलब आपको एनसीईआरटी की सारी चीजें याद है, वापस हम लोग जाके उसको देख कंफर्म कर लेंगे कि मैंने जो बोला है वो सही बोला है या नहीं बोला है। उसके बाद आपको यहाँ ये भी ध्यान रखना है कि रिएक्शन करना कैसे। तो शॉर्ट फॉर्म आपको पता होना चाहिए कैसे रिएक्शन करना है। तो आपको देखना है कि अच्छा सोडियम इथेनॉइड था, अगर मैं इसको लिखता तो मतलब कि ये 2 कार्बन वाला कंपाउंड है। अगर मैं इसको लिखूंगा तो ऐसा कुछ दिखेगा, CH3COONA। ठीक है, ये आपका था। इसके साथ आपका रिएक्शन था NaOH और कैल्शियम ऑक्साइड के साथ। आपको ध्यान रखना है कि जब भी ऐसा रिएक्शन है जहां पे सोडा लाइन प्रेजेंट है, हीट किया हुआ है, उसमें आपको एक कार्बन कम वाला कंपाउंड बनाना है। बनाना कैसे, तो आपको कुछ नहीं करना है, CONA हटाना है और H लगा देना है। मतलब कि यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे पहले 2 कार्बन था, अब ये जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा वो आपका मीथेन बनेगा, 1 कार्बन वाला। ये चीज आपको यहाँ पे करनी होती है। सिमिलरली आगे देखते हो तो यहाँ पे भी एक कंपाउंड है जहाँ पे कितने कार्बन देखने को मिल रहे हैं, 1 2 3 4, मतलब कि, और ये कौन सा रिएक्शन है, वही डीकार्बोक्सिलेशन वाला है। NaOH और कैल्शियम ऑक्साइड देखिए आपने कंफर्म किया, सोडा लाइन प्रेजेंट है। तो आपको करना क्या है, एक कार्बन कम वाला कंपाउंड बनाना है। तो यहाँ पे आपका 1 2 3 4 कार्बन है, तो आपको बनाना क्या है, प्रोपेन बनाना है, जिसमें 3 कंपाउंड है। तो यहाँ पे आप प्रोपेन बना दोगे।
समझ में आ गया। इस तरीके से इस रिएक्शन को करना है। अब मैंने इसके लिए कुछ पॉइंट्स आपको बताए थे स्टार्टिंग में, जो कि एनसीईआरटी से हमें कंफर्म करना है, तो एनसीईआरटी खोल के कंफर्म कर लेते हैं। तो मैंने पहला बोला था कि जो NaOH और कैल्शियम ऑक्साइड है उसको सोडा आयन बोलते हैं, वो यहाँ पे दिया है, मतलब मैंने ठीक बोला था। दूसरा चीज, यहाँ पे जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है उसमें एक कार्बन कम रहता है, वो भी मैंने यहाँ पे सही बोला था। तीसरा पॉइंट, ये एक डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन है क्योंकि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाता है, ठीक है, इसलिए इसको डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन बोलते हैं, ये भी मैंने यहाँ पे सही बोला था। क्या करना होता है इसमें, CONA हटाना होता है और H लगाना होता है, वो भी मैंने यहाँ पे सही बोला था। और एक पॉइंट जो कि मैंने एक्स्ट्रा यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसमें इंटरमीडिएट जो है वो कार्बो एनाइन है, इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि एग्जाम्पलर में एक कार्बन आयन की स्टेबिलिटी का क्वेश्चन था, ठीक है। ऐसे आपको कहीं भी कार्बन आयन के जिक्र जो है पूरे आपके ऑर्गेनिक एनसीईआरटी में बहुत कम देखने को मिलता है, इसलिए कार्बन आयन की स्टेबिलिटी पूछी हुई, तो आप यहाँ पे ध्यान रखना कि इस वाले केस में जो इंटरमीडिएट है वो कार्बन आयन है, ठीक है। और स्टेबिलिटी कैसे वो अरेंज करते हैं वो तो आपने जीओसी में सीखा है, बाकी मैं अपना करवाऊंगा जब जीओसी करवाऊंगा, ये आप यहाँ पे ध्यान रखना। फिर आगे चलते हैं, आपको यहाँ पे इंडेक्स क्वेश्चन देखने को मिलता है, उसको सॉल्व करते हैं क्योंकि ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपका आ सकता है। क्या बोला है, सोडियम सॉल्ट ऑफ विच एसिड विल बी नीडेड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ प्रोपेन, राइट केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन, ठीक है। यहाँ पे बोला है ऐसा कौन सा सोडियम सॉल्ट लें, किस एसिड का, ताकि हम लोग प्रोपेन बना पाए। तो आपको जैसे ही दिखा कि सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड, आपको याद आना चाहिए कि तो डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन की बात कर रहे हैं, और उसमें हम लोग का जो प्रोडक्ट है वो जो बनता था वो ऐसा बनता था कि जो हमारा इनिशियल रिएक्टेंट है उससे एक कार्बन कम होकर फाइनल प्रोडक्ट बनता था। तो मतलब अगर हमें फाइनल प्रोपेन चाहिए तो उससे पहले वाला जो रिएक्टेंट है उसमें एक कार्बन ज़्यादा होना चाहिए, मतलब कि जो हम लोग यहाँ पे एसिड लेंगे वो ब्यूटेनोइक एसिड लेंगे, ना कि प्रोपेनोइक एसिड लेंगे, क्योंकि एक कार्बन हमें ज़्यादा होना पड़ेगा, इसलिए जो आंसर होगा वो आपका ब्यूटेनोइक एसिड होगा, ठीक है, सिंपल। अच्छा, ऐसा क्वेश्चन आपका डायरेक्टली नीट में पूछा जा सकता है। आगे चलते हैं, फिर से अपना रिएक्शन कॉपी खोलते हैं और आगे रिएक्शन देखते हैं। डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन के बाद जब हम लोग आगे चलते हैं तो हमें 12th वाला रिएक्शन देखने को मिलता है, जिसमें आपको देखने को मिलता है कि अच्छा यहाँ पे फिर से सोडियम सॉल्ट है एक कार्बोक्सिलिक एसिड का CH3COONA, ठीक है, और H2O दिया हुआ है और इलेक्ट्रोलाइसिस लिखा हुआ है। तो आप क्या बोलोगे, अच्छा ये तो फिर से डीकार्बोक्सिलेशन करवाना होगा क्योंकि CH3COONA में तो वही करते थे। नहीं, अब यहाँ पे दोनों चीज़ सेम है, लेकिन आपको डिसाइड जो है वो रिएजेंट के हिसाब से करना है। यहाँ पे रिएजेंट जो था वो सोडा लाइम था और हीट किया हुआ था, लेकिन यहाँ पे आपको कोई कुछ ऐसा दिख रहा है, नहीं ऐसा नहीं, यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइसिस है, मतलब कि आपको यहाँ पे कुछ और बनाना होगा। क्या बनाना होगा, अब इसमें क्या करना होगा ये आपको याद होना चाहिए। इसमें आपको सेम वुड्स के जैसा करना होता है, बस वहाँ पे आप X हटा के रेडिकल बनाते थे, यहाँ पे आप CONA को हटा के अपना रेडिकल बनाओगे और उसको जोड़ दोगे, मतलब कि इसमें भी ये पूरा हट जाएगा, CH3 डॉट बनेगा और CH3 डॉट को आपस में फिर से एक बार लिख के आप जोड़ दोगे, ठीक है। ये आपको करना होता है, मतलब सेम प्रोडक्ट आपका वुड्स जैसा बनाना है, बस वहां X हटाते थे, यहाँ पे COONA हटाना है आपको। दूसरा, ये रिएक्शन देखते ही आपको याद आना चाहिए कि एनसीईआरटी में क्या क्या लिखा हुआ है। तो एनसीईआरटी में लिखा हुआ था कि इस रिएक्शन में हमें करना है COONA को हटाना है और जो भी अपना रेडिकल बचा उसको एक बार लिख के जोड़ देना है, मतलब सेम वुड्स की तरह करना है। तो जो जो वुड्स की प्रॉपर्टीज थी वो सारी यहाँ पे फॉलो होगी, मतलब कि यहाँ पे इवन नंबर ऑफ कार्बन बनाते हैं हम लोग, इसको भी मीथेन के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हम लोग, सिमेट्रिकल एल्केन्स के लिए यूज कर सकते हैं इसको। ये सारे पॉइंट्स तो आपके रिपीट होंगे। दूसरा पॉइंट याद आना चाहिए कि ये रिएक्शन जो इसका नाम क्या है, क्या इसका कोई नाम था, जैसे उसका नाम तो वुड्स था, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग कोल-बेस इलेक्ट्रोलाइसिस रिएक्शन, ठीक है। अच्छा, ये आपके पॉइंट्स याद आ गए, तो आपको सोचना चाहिए कि और कुछ था कि एनसीईआरटी में, तो हाँ आपको याद आएगा कि एनसीईआरटी में कुछ मैकेनिज्म सा दिया हुआ था, उसमें आपको याद है कि अच्छा कैथोड और एनोड की बात की गई थी। तो ध्यान आपको ये रखना है कि कैथोड पे क्या निकल रहा है और एनोड पे क्या निकल रहा है। तो आपको याद रखना है कि एनोड ए से है तो एनोड पे आपका एल्केन निकलता है, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत आराम से वो पूछ लेगा कि जो एल्केन बन रहा है कोल-बेस इलेक्ट्रोलाइसिस में वो कहाँ पे निकल रहा है, एनोड पे कि कैथोड पे, तो एनोड पे निकल रहा है। याद रखने का ट्रिक, ए फॉर एनोड, ए फॉर एल्केन, ठीक है। अच्छा, दूसरा पॉइंट, कैथोड पे क्या निकल रहा है, तो कैथोड पे कोई गैस निकलेगा, कौन सा गैस निकल रहा है, H2 गैस निकल रहा है, ठीक है, सिंपल। तो ये आपने पॉइंट्स एनसीईआरटी कवर कर लिया। मेरे को अब क्या करना है, वेरीफाई करना है एनसीईआरटी खोल के। तो जैसे ही मैं एनसीईआरटी यहाँ पे खोलता हूँ, मेरे को दिखता है कि हाँ जो कोल-बेस इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड मैंने नाम सोचा था वो एकदम सही था। यहाँ पे जो सॉल्ट है वो सोडियम का भी हो सकता है, पोटेशियम का भी हो सकता है, ये भी आपको ध्यान रखना है कि जरूरी नहीं कि CH3COONA ही हो, CH3COOK भी हो सकता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा पॉइंट मैंने देखा था कि इससे इवन नंबर ऑफ कार्बन वाले कंपाउंड्स बनाते हैं, एकदम सही सोचा था। फिर यहाँ पे मैकेनिज्म जो मैंने सोचा था कि हाँ वहाँ दिया हुआ, वो एकदम सही दिया हुआ था। यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि यहाँ पे NaOH जो हमने इनिशियल यूज किया था वो वापस से रीजनरेट हो जाता है और इसी NaOH के प्रेजेंस के कारण ये जो सॉल्यूशन है वो बेसिक होता है, जो कि मैंने यहाँ लिख के कि ये जो आपका फाइनल सॉल्यूशन होता है वो बेसिक सॉल्यूशन होता है। सेम एज वुड्स है, ये मैंने आपको बोल दिया था ऑलरेडी। क्या इससे मीथेन प्रिपेयर किया जा सकता है, एनसीईआरटी ने क्वेश्चन पूछा, तो बिल्कुल नहीं कर सकते क्योंकि एकदम वुड्स की तरह करना है, तो वुड्स में भी नहीं कर सकते, तो यहाँ भी नहीं कर सकते थे। उसके बाद एनोड पे क्या बनता है, कैथोड पे क्या बनता है, तो एनोड पे ए फॉर एल्केन, तो एल्केन आपका यहाँ बन रहा है, देखो यहाँ पे दिख रहा है आपको, और जो मिथाइल फ्री रेडिकल है वो भी यहीं बन रहा है। तो अगर क्वेश्चन में मान लो पूछा कि जो मिथाइल फ्री रेडिकल है वो कहाँ बन रहा है, तो एनोड पे बन रहा है, ठीक है, कैथोड पे नहीं बन रहा है। कैथोड पे आपका यहाँ पे देखो H रेडिकल बन रहा है, ये ध्यान रख सकते हो, और H2 निकल रहा है। और ये मैं इसलिए आपको याद करने बोल रहा हूँ क्योंकि देखो यहाँ पे बोला है कि जो एल्केन है वो आपका कहाँ पे बन रहा है, एनोड पे बन रहा है, ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, इसलिए क्वेश्चन आराम से बना के दे सकते हैं, इसलिए इसको ध्यान रखना। अब ये मैंने कर लिया। फिजिकल प्रॉपर्टीज वाला पॉइंट जो है वो दूसरी वीडियोज में आ जाएगा कंफर्मेशन वाले पार्ट के साथ। हम लोग आगे चलते हैं रिएक्शन में। तो अगला रिएक्शन आपको देखने को मिलता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। उसके लिए हम लोग पहले तो यहाँ से करेंगे नहीं, एनसीईआरटी पहले नहीं करना, हमें पहले रिएक्शन देखना है और उसके थ्रू याद करना है
एक्टिव रिकॉल इसी को बोलते हैं। अब आगे चलते हैं, कोलबेस इलेक्ट्रोलाइसिस के बाद जब हम लोग आगे चलेंगे तो हम लोग को दिखता है 14th नंबर रिएक्शन। 14th नंबर रिएक्शन में आपको देखने को मिलता है कि एक मीथेन है, Cl2 दिया हुआ है, H में लिखा हुआ है। आपको रिएक्शन देखते याद आना चाहिए कि जब भी H में लिखा है मतलब कि मेरे को यहाँ पे क्या करवाना है, सब्स्टिट्यूशन करवाना है, और ये फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे होता है, ठीक है। तो मतलब रिएक्शन देखते ही आपको याद आएगा कि अरे ये जो रिएक्शन है, मतलब मैं अभी तक क्या देख रहा था, मैं अभी तक मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन देख रहा था, मेरे दिमाग में ये याद आएगा। अब मैं केमिकल रिएक्शन ऑफ एल्केन देख रहा हूँ, जिसमें पहला रिएक्शन सब्स्टिट्यूशन का था। उसमें एनसीईआरटी ने एक तो हेलोजनेशन की बात की थी, जिसमें हम लोग किसी भी टाइप के हेलोजन को ऐड कर सकते हैं, Cl2 Br2 I2 ये सब। उसमें और दो नाम लिखे हुए थे जो कि मेरे को याद है कि वहाँ पे एक नाइट्रोजन भी लिखा हुआ था, एक सल्फोनेशन भी लिखा हुआ था, ठीक है। उसको मैं दिखाता हूँ आपको, मैंने एनसीईआरटी में लिख दिया है, तो ये मेरे को दिमाग में याद आएगा। दूसरा पॉइंट याद आएगा कि जब भी आपको सब्स्टिट्यूशन करवाना है उसके लिए आपको क्या चाहिए होता है, एक अच्छे अमाउंट में हीट होना चाहिए या फिर डिफ्यूज सनलाइट होना चाहिए। उसी सनलाइट को हमने यहाँ पे Hµ से रिप्रेजेंट किया है। अब इस सेक्शन में मेरे को याद आना चाहिए कि इसमें करना क्या होता है। तो उसमें करना कुछ नहीं होता है, यहाँ से एक H हटाएंगे और एक X को जोड़ देंगे, मतलब कि CH4 है तो CH3 हो जाएगा और यहाँ पे Cl जुड़ जाएगा। ये आपको सिंपल करना होता है। जैसे कि आगे जाओगे तो आगे भी आपको यहाँ दिख रहा है इथेन, तो यहाँ से भी एक H हटाओगे और एक X जोड़ दोगे, तो यहाँ पे XCl है तो Cl जुड़ेगा, तो ये भी बन जाएगा आपका CH3 CH2 Cl। अब ये तो सिंपल था, यहाँ पे Cl जोड़ने का एक ही पोजीशन था, चाहे आप यहाँ जोड़ते यहाँ जोड़ते, बात आपकी एक ही होती। अब आपको कभी कभी डिसाइड भी करना पड़ सकता है कि कहाँ जोड़ें, तो उसके लिए अब एनसीईआरटी ने एक्जैक्टली आपको नहीं समझाया। एनसीईआरटी ने क्या बोला हुआ है, सिंपल कि 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, मतलब कि आपको 3 डिग्री पोजीशन पे पहले जोड़ना है, सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, फिर 2 डिग्री 1 डिग्री। लेकिन अगर ध्यान से आप जब कंसेप्ट में जाओगे, जो कि उन्होंने क्वेश्चन भी पूछा हुआ है इधर उधर, और ये एनसीईआरटी में ना होकर भी एनसीईआरटी में है, इसलिए लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं इससे इजिली। तो ये है कि अगर आप ब्रोमीन को ऐड करवा रहे हो तब तो आप सीधे सीधे 3 डिग्री देखोगे, जहां आपको 3 डिग्री दिखा वहीं पे आप ब्रोमीन ऐड कर दोगे। लेकिन अगर आप क्लोरीनेशन कर रहे हो तो उस केस में आपको याद रखना पड़ता है कि 1 डिग्री रेशियो 2 डिग्री रेशियो 3 डिग्री का अगर मैं लिखता हूँ रेट, वो होता है आपका 1 रेशियो 3.8 रेशियो 5, ठीक है। इसका यूज करके आप कैलकुलेट करते हो। कैसे कैलकुलेट करते हो, आपको कुछ नहीं करना होता है। अगर आपका कोई भी कंपाउंड है, मान लो मैं यहाँ पे बनाता हूँ एक कंपाउंड, ये कंपाउंड मैंने बना दिया। अब मेरे को इसमें देखना है कि मैं कहाँ पे Cl को जोड़ूं, ठीक है। मेरे को ये देखना है Cl को कहाँ जोड़ूं। Cl को जोड़ने का पोजीशन एक तो ये हो सकता है या फिर एक ये हो सकता है, क्योंकि अगर मैं और कहीं पे जोड़ूंगा तो सेम इसके तरह ही हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, मेरे को डिसाइड करना है कहाँ जोड़ना है, तो मेरे को देखना होगा कि 1 डिग्री कार्बन का क्या रेट आ रहा है, 2 डिग्री के लिए क्या रेट आ रहा है, 3 डिग्री के लिए क्या रेट आ रहा है। तो रेट कैसे पता करना है, आपको सीधे सीधे हाइड्रोजन गिनने हैं। 1 डिग्री वाले हाइड्रोजन कितने हैं, पहले मैं 1 डिग्री के लिए देख लेता हूँ। तो देखो 1 डिग्री यहाँ पे है, ये कार्बन 1 डिग्री है, तो इस पे जितने भी हाइड्रोजन होंगे वो 1 डिग्री हाइड्रोजन होंगे। तो इस पे कितने हाइड्रोजन है 1 डिग्री, 3 है, क्योंकि एक बॉन्ड ये बना चुका है, बाकी 3 बॉन्ड ये हाइड्रोजन के साथ बनाएगा। तो 3 हाइड्रोजन यहाँ पे, 3 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, और सारे 1 डिग्री है, तो मतलब कि 1 डिग्री हाइड्रोजन आपके पास है। और 1 डिग्री हाइड्रोजन के लिए जो रेट है वो 1 है, तो 9 × 1 आप करोगे तो आपका क्या आ रहा है, 9 आ रहा है। अब 2 डिग्री की चेक करोगे तो 2 डिग्री यहाँ पे कहीं पे है, तो 2 डिग्री कार्बन ही नहीं है, तो हाइड्रोजन कहाँ से होगा, तो उसके लिए चेक ही नहीं करोगे। 3 डिग्री आप देखते हो तो 3 डिग्री आपका ये रहा। इसमें कितने हाइड्रोजन है, 3 बॉन्ड ये बना चुका है कार्बन के साथ, तो एक ही हाइड्रोजन होगा, तो मतलब एक ही हाइड्रोजन, तो 1H है। और रेट क्या है 3 डिग्री के लिए आपका 5 है, तो 1 × 5 करोगे तो 5 आया। तो अब 9 बड़ा है कि 5 है, तो 9 ज़्यादा बड़ा है, इसलिए आप यहाँ पे 3 डिग्री पे ऐड नहीं करते हो, 1 डिग्री पे ऐड करते हो। इसलिए जो आपका मेजर प्रोडक्ट है वो आपका ये वाला है, ना कि ये वाला, ठीक है। तो आपका जो फाइनल आंसर होगा वो आपका होगा ये, मतलब Cl जो है आप यहाँ पे ऐड करोगे। वही अगर सेम क्वेश्चन मैं पूछता ब्रोमिनेशन के लिए, तो आप आंख बंद करके जो आंसर है वो 3 डिग्री पे लगा देते Br। ये आपको समझना है, ठीक है। ये आपको टीचर्स भी समझाते हैं, मैंने शॉर्ट में समझा दिया। और इस रेट को ध्यान रखना जो कि मैंने यहाँ पे लिखवाया था, मैंने एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, आपको मिल जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आपने एनसीईआरटी से याद किया कि ये चीज़ लिखी हुई है। दूसरा और आपको याद करना है कि और कुछ लिखा हुआ था एनसीईआरटी में, हाँ कुछ रिवर्सिबल लिखा हुआ था, कुछ एक्सप्लोजन के बारे में लिखा हो, तो वो हम लोग याद करते हैं। तो आपको याद आना चाहिए कि जो मेरे को यहाँ पे क्या करना है, हेलोजन को ऐड करना है। तो हेलोजन को ऐड करने का भी कुछ वो होगा, रिएक्टिविटी होगा। तो सबसे जल्दी कौन ऐड होगा, जो सबसे ज़्यादा छोटा होगा, सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएगा, तो मतलब फ्लोरीन सबसे जल्दी ऐड होना चाहेगा, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन, मतलब आयोडीन सबसे कम ऐड होना चाहेगा। इसलिए एनसीईआरटी ने 2 पॉइंट लिखा हुआ है कि फ्लोरीन का एडिशन जो है वो बहुत ज़्यादा एक्सप्लोजन वाला है, उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और आयोडीन का एडिशन है वो बहुत स्लो होता है और रिवर्सिबल रिएक्शन होता है। और उसी रिवर्सिबल रिएक्शन को बचाने के लिए हमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स का HNO3 HiO3 का यूज करना पड़ता है, ताकि जो HI वहाँ पे बन रहा है उसको वापस से I2 में कन्वर्ट कर दे और रिएक्शन रिवर्स बना जाए, ठीक है। ये चीज़ें मैंने बैठ के याद की, ये रिएक्शन देखते ही मैंने ये सब रिकॉल किया, तब मुझे एनसीईआरटी याद है। अदरवाइज कोई मतलब ही नहीं है रिएक्शन कॉपी का। रिएक्शन कॉपी जो आप सोचते हो ना कि रिएक्टेंट देखा और प्रोडक्ट लिख दिया वो हो गया, नहीं, इसके थ्रू आप एनसीईआरटी याद करो। अगर आप एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन बोल पा रहे हो मतलब आप सब कुछ, तब आपका ऑर्गेनिक स्ट्रॉन्ग हुआ है, ऐसे स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ है। अच्छा, अब मैं क्या करूँगा, मैं वेरीफाई करूँगा कि मैंने जो सोचा वो सही सोचा कि नहीं, कहीं मैंने कुछ स्किप तो नहीं कर दिया। तो सबसे पहले मैंने सोचा था कि ये जो रिएक्शन है वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एक टाइप है, जिसमें हेलोजिनेशन हम लोग वहाँ पे देख रहे थे। और इसके अलावा मैंने बोला था कि 2 और एग्जाम्पल दिया हुआ है एनसीईआरटी में, जो कि नाइट्रेशन और सल्फोनेशन है। उसी का मैंने जो कैसे करना होता है नाइट्रेशन सल्फोनेशन, वो मैंने यहाँ शॉर्ट में लिखा हुआ है कि नाइट्रेशन में आप HNO3 को ऐड करते हो, के साथ रिएक्शन करते हो, तो आपका यहाँ पे NO2 ऐड होता है। और सल्फोनेशन के केस में H2SO4 के साथ रिएक्शन होता है और SO3H यहाँ पे ऐड होता है, ठीक है। फिर दूसरा पॉइंट
पॉइंट मैंने बोला था कि हेलोजनेशन के लिए हायर टेम्परेचर या फिर डिफ्यूज सनलाइट और टेम्परेचर कितना इतना चाहिए होता है, वही मैंने वहाँ पे HMU के फॉर्म में रिप्रेजेंट करता। अब मैंने वहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ बोलना भूल गया था, जो कि मेरे को आगे जैसे ये मैंने देखा मुझे याद आया कि ये किस टाइप का रिएक्शन था। सब्स्टिट्यूशन तो मैंने बोल दिया, लेकिन सब्स्टिट्यूशन में भी कैसा टाइप का, तो ये फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, ठीक है। उसी का मैकेनिज्म याद दिया हुआ है, आपके सिलेबस में मैकेनिज्म है और इससे क्वेश्चन भी आता है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है आपको याद रखना। तो हेलोजनेशन है, फिर मैंने मोनोक्लोरिनेशन की बात आपसे की थी, ये सब बताया था कि ये रेट आपको याद रखना पड़ता है अगर आपको प्रोडक्ट पता करना है कि कौन सा मेजर है। ऑल्दो ऐसा क्वेश्चन मेरे को उसमें PYQ में तो नहीं दिखा, लेकिन फिर भी आप याद रखो, क्योंकि एनसीईआरटी ने यहाँ पे क्या गड़बड़ी की हुई है कि सबके लिए लिखा हुआ है कि 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री होगा, लेकिन ये सबके लिए सही नहीं है, सिर्फ ब्रोमिनेशन के लिए सही है। क्लोरिनेशन के लिए आपको इसके थ्रू जाना पड़ता है, ठीक है, ये आप ध्यान रखो। फिर रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ एल्केन्स की मैंने बात की थी, वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ एल्केन्स में मैंने बोला था कि फ्लोरीन सबसे जल्दी रिएक्ट करता है और वो इतना वायलेंट होता है कि उसको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। फिर आयोडीन का सबसे कम होता है, वो मैंने बता दिया आपको, रिवर्सिबल रिएक्शन हो जाता है। और इसको रिवर्स होने से बचाने के लिए HiO3 और HNO3 का यूज़ किया जाता है, ताकि वो HI को I2 में कन्वर्ट कर दे। और तो ये आपको याद रखना है कि HiO3 क्या करता है, HI को I2 में कन्वर्ट कर देता है। वो किसी भी तरीके से इससे आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। जो मैंने बोल रहा था कि मैं भूल गया था कि कौन से टाइप का रिएक्शन है, बोलना भूल गया था, तो मेरे को एनसीईआरटी से देखते याद आता है कि अच्छा ये किस टाइप का रिएक्शन है, फ्री रेडिकल चेन मैकेनिज्म वाला रिएक्शन है, ठीक है। उसका मैकेनिज्म आपको समझना इंपॉर्टेंट, क्योंकि इससे इसलिए वो क्वेश्चन बना के पूछ सकते हैं। तो अब बात करते हैं हम लोग मैकेनिज्म पे कि मैकेनिज्म में हम लोग को क्या क्या याद रखना है और यहाँ से एग्जामिनर कैसे कैसे क्वेश्चन बना सकते हैं। सबसे पहली चीज, कौन सा मैकेनिज्म फॉलो होता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में, स्पेशली हेलोजनेशन में, तो फ्री रेडिकल चेन मैकेनिज्म फॉलो होता है, मतलब फ्री रेडिकल चेन रिएक्शन फॉलो होता है, जिसको FR-SR भी आप बोल सकते हो, ठीक है। दूसरा पॉइंट कि इस मैकेनिज्म में कितने पार्ट्स हैं, तो आपको याद रखना है कि इसमें 3 पार्ट्स में ये होता है, इनिशिएशन, प्रोपागेशन और टर्मिनेशन। पहले स्टार्ट होगा, प्रोपागेट होगा और लास्ट में टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है। इनिशिएशन में क्या होता है आपको पता होना चाहिए, प्रोपागेशन में क्या होता है ये पता होना चाहिए, और टर्मिनेशन में क्या होता है ये पता होना चाहिए। वो आपको रिएक्शन देके पूछ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट रिएक्शन ऑफ प्रोपागेशन, मतलब इनमें से ये जो रिएक्शन दिए हैं वो सही है कि नहीं, प्रोपागेशन में होता है नहीं होता है, ये आपको पता होना चाहिए। और क्या क्या स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन पूछ सकते हैं वो भी मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। सबसे पहले इनिशिएशन में क्या होता है, तो इनिशिएशन में सिंपल चीज आपको याद रखना है, यहाँ पे क्लोरीन रेडिकल बनता है, ठीक है। क्यों बनता है, देखो आपके पास यहाँ पे 3 बॉन्ड थे ब्रेक करने के लिए, एक CC के बीच, एक CH के बीच और ClCl के बीच। आपको याद रखना है कि यहाँ पे ClCl बॉन्ड ही इसलिए ब्रेक होता है क्योंकि वो सबसे वीकेस्ट है, और जब हम लोग हीट करते हैं या फिर डिफ्यूज सनलाइट देते हैं तो सबसे पहले वो टूट जाता है क्योंकि वो सबसे वीकेस्ट है, ठीक है। ये आपको यहाँ पे याद रखना है, मैंने मार्क कर दिया। तो यहाँ पे इनिशिएशन में क्या हो रहा है, होमोलाइसिस ऑफ क्लोरीन हो रहा है, इसलिए यहाँ पे क्लोरीन रेडिकल बन रहा है, ठीक है, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। तो हो गया इनिशिएशन, सबसे आसान है। उसमें अगर पूछना होगा तो यही 2 चीज़ पूछेंगे कि क्लोरीन ही क्यों टूटता है, मतलब वो AR बना के दे सकते हैं कि इन इनिशिएशन ClCl बॉन्ड ब्रेक्स के रीजन दे देंगे कि बिकॉज ClCl बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गेस्ट, या कुछ भी दे देंगे, तो उस हिसाब से आपको डिसाइड करना होगा कि सही बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं, ठीक है। अब आते हैं हम लोग प्रोपागेशन पे। तो अब हमने देखा था इनिशिएशन में क्या होता है, Cl रेडिकल बना था, तो प्रोपागेशन में क्या होगा कि ये जो रेडिकल बना था ये आपके मिथेन पे आके अटैक करेगा। हम लोग क्योंकि मिथेन वाला रिएक्शन देख रहे हैं, तो मिथेन पे आके अटैक करेगा और उसको बना देगा, फिर से उसको क्या कर देगा, रेडिकल में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। तो CH3 डॉट बन जाएगा। अब क्योंकि मिथेन पे अटैक हुआ था तो उसको बदला तो लेना होगा, तो ये जो मिथाइल रेडिकल है वो क्या करता है कि Cl जिससे बना था उसके खानदान पे अटैक कर देता है, मतलब कि Cl2 से Cl रेडिकल बना था, तो ये मिथाइल रेडिकल Cl2 पे अटैक करके वापस से क्या बना लेता है, CH2Cl बना लेता है और वापस से Cl रेडिकल बना देता है। अब जिसने स्टार्ट किया था ये जंग वो वापस से रीजनरेट हो गया, तो ये फिर से चालू होगा, इसीलिए इसको प्रोपागेशन स्टेप भी बोलते हैं, क्योंकि ये चलते जाता है जब तक टर्मिनेशन नहीं होगा। तो पहले तो ये जितनी चीज मैंने बताई आपको कहानी की तरह याद होना चाहिए कि इसमें 2 स्टेप हो रहा है। पहले जो Cl डॉट बना था इनिशिएशन वाले स्टेप में, वो CH4 पे अटैक करता है और CH3 रेडिकल बना देता है। CH3 रेडिकल वापस से Cl2 पे अटैक करके CH3Cl बनाता है और साथ ही साथ Cl डॉट मतलब Cl रेडिकल को फिर से रीजनरेट कर देता है, ठीक है। अच्छा, तो मतलब कि रिएक्शन में आपको याद रखना है कि यहाँ पे एक CH3Cl बन रहा है। आगे यहाँ पे तो पूछेंगे कि ये CH3Cl कहाँ बनता है, तो आपको याद रखना है प्रोपागेशन। एक इंटरेस्टिंग चीज़ जो लोग मिस कर देते हैं वो ये है कि CH3Cl एक और जगह बन रहा है, वो जो कि टर्मिनेशन में है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो अगर ऑप्शन में हुआ कि किस स्टेप में बनता है, तो ऑप्शन में अगर प्रोपागेशन और टर्मिनेशन दोनों है तो दोनों आपके आंसर आ जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे भी बनता है। अच्छा, अब ये जो आपने ऊपर देखे स्टेप्स A और B, ये आपके मेन स्टेप्स है जो कि प्रिंसिपल प्रोडक्ट्स जनरेट करते हैं। इसके अलावा भी कुछ स्टेप्स है, जैसे कि आपने ऊपर देखा था कि CH3Cl तो बनता ही है, साथ ही साथ अगर उसमें फिर से Cl2 जुड़ेगा तो CH2Cl2 बन जाएगा, ऐसे ऐसे करते CCl4 तक जाता है। सेम उसी चीज़ को समझाने के लिए इन्होंने बोला है कि जो अलग प्रोडक्ट्स बनते हैं वो भी प्रोपागेशन स्टेप्स में ही बनते हैं, जो कि यहाँ पे इन्होंने करके दिखाया हुआ है, तो वो भी आप देख लेना एक बार। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ अगर ये बना के देते हैं रिएक्शन, ये सारे रिएक्शन देते हैं, मान लो आपको दिया हुआ है ये रिएक्शन और ये रिएक्शन, और साथ ही साथ एक और रिएक्शन घुसा दिया और बोल रहे हैं कि इनमें से कौन सा रिएक्शन जो है वो प्रोपागेशन स्टेप का नहीं है, तो आपको ध्यान रखना है कि ये वाला स्टेप जो है वो प्रोपागेशन का नहीं है, जहाँ पे ये सब जो बन रहा है ये सारे प्रोपागेशन स्टेप का। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है, बस मैं बता रहा हूँ क्वेश्चन कैसे बना सकते हैं। अब आते हैं हम लोग टर्मिनेशन पे।
तो टर्मिनेशन में क्या होता है, सब चीज़ कंज्यूम हो जाएगा, तो इसलिए वहाँ पे रुक जाएगा चीज़। तो कंज्यूम कैसे होगा, मान लो वहाँ पे Cl डॉट बना था, तो वो आपस में रिएक्ट करके Cl2 बना ले वापस, मतलब कि तो Cl डॉट खत्म हो जाएगा, तो इसलिए वापस से वो मिथाइल रेडिकल जनरेट नहीं कर पाएगा। तो एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका है कि जो मिथाइल रेडिकल बना था वो आपस में जुड़ के इथेन बना ले और फिर से वो खत्म हो जाए, इसलिए इस तरीके से टर्मिनेट हो सकता है। या फिर CH3 डॉट Cl डॉट के साथ मिलकर CH3Cl बना ले और ऐसे भी खत्म हो सकता है। तो ये स्टेप है जहाँ पे CH3Cl जो कि प्रोपगेशन में बन रहा था वो टर्मिनेशन में भी बनता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट आपको याद रखना जो कि यहाँ पे बोला भी है कि फॉर्मेशन ऑफ इथेन को टर्मिनेशन वाला स्टेप एक्सप्लेन करता है। मतलब कि अगर हम लोग हेलोजिनेशन करवाते हैं मीथेन का तो उसमें इथेन भी बनता है। तो क्वेश्चन पूछते हैं कि इथेन कैसे बनता है, इथेन आपके टर्मिनेशन स्टेप में बनता है और कैसे बनता है वो आपको यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। ये चीज़ आपको समझनी है। और ये तो मैंने बोला था कि CH3Cl यहाँ पे भी एक प्रोडक्ट है जो कि आपके टर्मिनेशन स्टेप में बन के आता है, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट जो कि मैंने हाईलाइट किए आपको याद रखना, क्योंकि डायरेक्टली किसी भी तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, चाहे स्टेटमेंट के फॉर्म में, AR के फॉर्म में, अलग अलग रिएक्शन दे देंगे, पूछेंगे कौन सा सही है कौन सा गलत है, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला रिएक्शन देखते हैं जो कि कंबशन है। कंबशन सिंपल है, आपको ये सारे कुछ भी फॉर्मुलाज याद रखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली बैलेंस करना आपको आता है, बैलेंस कर लेना और आपका आंसर आ जाएगा। इसमें आपको कुछ भी याद नहीं रखना है, आपको याद रखना है कि कंबशन में कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है। दूसरा पॉइंट याद रखना है, या आप बोल सकते हैं कि हमें पता है कि एल्केन जो है मेनली फ्यूल्स की तरह यूज होते हैं, ठीक है, जो कि आपको दूसरी वीडियो में देखने को मिलेगा जब मैं उसमें सारे थ्योरी वाले पॉइंट्स करवाऊंगा कि एल्केन जो है मेनली फ्यूल्स की तरह यूज होते हैं। मान लो ये AR आ गया जिसमें पहला एसर्शन हो गया कि एल्केन्स आर यूज्ड एज फ्यूल्स, जो कि सही है। रीजन हो सकता है कि कंबशन ऑफ एल्केन्स प्रोड्यूसेस लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, ये आपका रीजन हो सकता है। तो एसर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन होगा ये रीजन, ये मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, जो कि यहाँ पे NCERT ने लिखा हुआ है कि एल्केन्स को हम लोग फ्यूल्स की तरह इसलिए यूज करते हैं क्योंकि उसको जब हम लोग उसका जब कंबशन करवाते हैं तो बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट निकलता है। दूसरा, अगर मैं इनकम्प्लीट कंबशन कराता हूँ तो CO2 की जगह आपका क्या बनेगा, कार्बन बनेगा, C बनेगा, जिसको कार्बन ब्लैक बोल रहे हैं। और ये कार्बन ब्लैक जो है प्रिंटर इंक में या फिर ब्लैक पिगमेंट्स की तरह यूज होता है, ठीक है। उसका रिएक्शन जो है यहाँ पे आपको दिया हुआ है, जो कि आपको यहाँ समझना है। तो ये रिएक्शन मैंने शायद यहाँ पे नहीं लिखा था, यहाँ पे मैंने नहीं लिखा हुआ है। अब आगे जाने से पहले मैं तो यहाँ से रिवाइज करूंगा नहीं, मैं तो रिएक्शन कॉपी के थ्रू रिवाइज कर रहा था, तो वहां मैंने समझा दिया जो मेरे को समझाना था। अब मैं आता हूँ वापस से रिएक्शन कॉपी पे और मैं आगे वाले रिएक्शन देखता हूँ। तो रिएक्शन कॉपी में मेरे को दिखता है कि 16 नंबर रिएक्शन में बोला है कि मीथेन है, ठीक है, मीथेन है मतलब कि एल्केन है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हो रहा है, किसके प्रेजेंस में, कॉपर 523 केल्विन और 180। जैसे मैं ये देखता हूँ मेरे को याद आनी चाहिए कि अरे ये तो कंट्रोल ऑक्सीडेशन का एग्जांपल है, जहाँ पे डिपेंड करता है कि क्या रिएजेंट है उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनता है। तो यहाँ पे मेरे को याद करना है, सीधे सीधे आपको याद रखना है कि कॉपर 523 केल्विन और 100 ATM अगर लिखा हुआ है और ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन है किसी भी एल्केन का, तो आपको बना देना है एल्कोहल, ठीक है। क्या बनाना है, आपको अल्कोहल बना देना है। जो भी आपका जितने नंबर ऑफ कार्बन है, कार्बन बढ़ाना नहीं है, उस पर आपको OH लगाना है, मतलब H हटाओ OH लगाओ, तो CH3OH, मतलब ये क्या बन गया, मिथेनॉल बन गया, ठीक है। अच्छा, दूसरे रिएक्शन में आते हैं। दूसरा रिएक्शन जैसे आप देखोगे तो आपको याद आना चाहिए, हाँ ये भी आपका कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन का एग्जांपल है, जहाँ पे ऑक्सीजन तो ऐड हो रहा है और आपके जो रिएक्टेंट है वो भी सेम है, लेकिन डिपेंडिंग ऑन द रिएजेंट प्रोडक्ट आपका वेरी करेगा। यहाँ पे आपका रिएजेंट क्या है, यहाँ पे रिएजेंट है आपका मोलिब्डेनम ऑक्साइड, और इसमें जब भी हम लोग ऐड करते हैं, जब भी मोलिब्डेनम ऑक्साइड ऐड होगा आपका, तो आपको क्या बनाना है, एल्डिहाइड बनाना है। तो जहां कॉपर के प्रेजेंस में आप अल्कोहल बना देते, अब आप मोलिब्डेनम ऑक्साइड के प्रेजेंस में एल्डिहाइड बनाओगे और कार्बन आपको इंक्रीज नहीं करना है। तो आपका एक कार्बन वाला आपको एल्डिहाइड बनाना होगा, तो एक कार्बन वाला एल्डिहाइड क्या होता है, HCHO होता है, ठीक है, वो आपको यहाँ पे बना देना है, ठीक है, कार्बन आपको इंक्रीज नहीं करना है। दूसरा, फिर तीसरा रिएक्शन पे आते हैं, जो कि यहाँ पे आपको एल्केन दिख रहा है, जहाँ पे आपको एल्केन देखने को मिल रहा है, ऑक्सीजन है, और रिएक्शन इस बार किसके साथ हुआ है, मैंगनीज एसीटेट के साथ ऑक्सीडेशन हुआ है। उसके लिए आपको सिंपल याद रखना है कि जैसे मेरे को दिख रहा है कि यदि यहाँ पे CH2COOH की तरह कुछ है, मतलब कुछ एसिड है, तो आपको कार्बोक्सिलिक एसिड ही बना देना है, क्योंकि आपको यहाँ पे एसिड दिख रहा है, तो आप क्या बनाओगे, कार्बोक्सिलिक एसिड बना दोगे। कार्बन आपको फिर इंक्रीज नहीं करना है, 2 कार्बन है तो 2 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड बना देना है, तो आपको सीधे सीधे CH3C 2 ही कार्बन रखना है और OH, ये आपका बन गया, एसिटिक एसिड आपका बन गया, ठीक है। अगर 3 होता तो आप प्रोपेनोइक एसिड बनाते, 4 होता तो ब्यूटेनोइक एसिड बना देते, ठीक है। आपको याद क्या करना है कि अगर ऐसा मैंगनीज एसिडेट देखने को मिल रहा है, क्योंकि इसमें खुद से एसिड आ रहा है, तो आपको एसिड वाला चीज़ बनाना है। बाकी इन दोनों का आप याद कर लेना कि अगर कॉपर दिख रहा है तो अल्कोहल बनाना है, और मोलिब्डेनम ऑक्साइड देखने को मिल रहा है तो आप एल्डिहाइड बनाओगे, सिंपल। फोर्थ और जो लास्ट है कंट्रोल ऑक्सीडेशन का पार्ट, वो ये देखने को मिलता है आपको। जैसे आप ये रिएक्शन देखते हो ना, आपको याद आना चाहिए कि NCERT ने लिखा है कि नॉर्मली एल्केन्स ऑक्सीडेशन नहीं दिखाता है, लेकिन अगर 3 डिग्री एल्केन है, मतलब 3 डिग्री कार्बन प्रेजेंट है एल्केन में, तो उस केस में KMnO4 उसको ऑक्सीडाइज कर पाता है और एल्कोहल बनता है। मतलब कि अगर मैं इसको खोल के बनाऊंगा तो ये एक्जैक्टली क्या है, तो ये एक्जैक्टली ऐसा कुछ है, ये है, ठीक है, और इसमें आपका नॉर्मल H लगा हुआ है। तो ये आपका यहाँ पे दिख रहा है कि ये 3 डिग्री कार्बन है, तो 3 डिग्री कार्बन है तो उसमें क्या करना है, आपको ये H हटाना है और OH लगा देना है, तो आपका ये कुछ ऐसा प्रोडक्ट आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। वही आपको NCERT ने करके दिखाया। तो सब मैं वेरीफाई कर लेता हूँ कि हाँ, जो मैंने सोचा था कि ये कंट्रोल ऑक्सीडेशन का एग्जाम्पल है, तो मैंने बिल्कुल सही सोचा था। इसमें आपको 4 एग्जाम्पल देखने को मिल रहा है, जो कि मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया आपको।
थियरी पॉइंट में आपको जो ऑलरेडी याद रखना था उसमें ये वाला था कि एल्केन जो है वो रेजिस्ट करता है ऑक्सीडेशन को, लेकिन अगर उसको टर्शियरी हाइड्रोजन देखने को मिल जाता है, मतलब कि टर्शियरी कार्बन देखने को मिल जाए तो उस पर टर्शियरी हाइड्रोजन होगा, तो वो अल्कोहल में ऑक्सीडाइज हो जाता है। किसके प्रेजेंस में? KMnO4 के प्रेजेंस में। तो अगर इसमें 2 डिग्री हाइड्रोजन होता या 2 डिग्री कार्बन होता और KMnO4 होता तो आप यहाँ लिखते नो रिएक्शन, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 3 डिग्री था इसलिए आपने यहाँ पे रिएक्शन करवाया। आगे चलते अपने रिएक्शन कॉपी में। फिर मेरे को दिखता है 20 नंबर रिएक्शन, जिसमें आपको क्या दिख रहा है कि अच्छा यहाँ पे एक एल्केन है और इसको रिएक्ट किया है एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड और HCl के प्रेजेंस में, ठीक है। अच्छा, तो आपको याद आना चाहिए कि ये रिएक्शन कौन सा था। मेरे को याद आएगा कि ये जो रिएक्शन था ये आइसोमेराइजेशन वाला रिएक्शन है, ठीक है। आपको याद करना है, ये एक बार में याद नहीं होगा, जब आप बार बार करोगे तो आपको याद आएगा कि ये जो रिएक्शन है किसका रिएक्शन है, आइसोमेराइजेशन वाला रिएक्शन है, जिसमें आपको कुछ नहीं करना होता है। जो भी आपका एल्केन दिया हुआ है उसमें आपको ब्रांचिंग कर देनी होती है। तो यहाँ पे आपको हेक्सेन देखने को मिल रहा है, तो हेक्सेन की ब्रांचिंग करोगे तो ये कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, 1 2 3 4 5, एक को उठा के यहाँ लगा दो, या फिर 1 2 3 4 5 और उठा के यहाँ पे लगा दो। दोनों आपके प्रोडक्ट्स बन सकते हैं, वही आपके एनसीईआरटी ने यहाँ करके दिया हुआ है, ठीक है। क्या दिया हुआ है कि जब भी आपका एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड और HCl के साथ रिएक्शन हो रहा है किसी एल्केन का, ब्रांच चेन बना देना है, आइसोमराइज कर देना है। तो वही यहाँ पे किया हुआ है, देखो 2 मिथाइल पेंटेन और 3 मिथाइल पेंटेन, ये आपको याद रखना है। दोनों ही मेजर प्रोडक्ट्स यहाँ पे बना के दिए हुए। आगे चलते हैं, बिना एनसीईआरटी को देखिए कि आगे क्या लिखा है। हमें आगे रिएक्शन के थ्रू रिवाइज करना है, तो रिएक्शन के थ्रू रिवाइज करने के लिए हम लोग देखते हैं आगे क्या दिया है। तो आगे आपको दिखता है कि 21 नंबर रिएक्शन में कुछ ऐसा दिया हुआ है, मतलब ये भी एल्केन ही है, मैंने बस घुमा के लिखा हुआ है। और किसके प्रेजेंस में रिएक्शन हो रहा है, ये क्रोमियम ऑक्साइड, वेनेडियम ऑक्साइड या फिर मोलिब्डेनम ऑक्साइड के प्रेजेंस में रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। किसके, और इसमें क्या कंडीशन दी हुई है, तो 773 केल्विन है, 10 से 20 ATM प्रेशर है। जैसे आप ये रिएक्शन देखोगे ना, आपको याद आना चाहिए, अरे एनसीईआरटी ने बोला था कि अगर 6 कार्बन या 6 कार्बन से ज़्यादा वाला एल्केन है और उसमें ये सारी कंडीशंस हैं, मतलब कि क्रोमियम ऑक्साइड या फिर वेनेडियम ऑक्साइड या कोई भी एक प्रेजेंट है और ये कंडीशंस दी हुई है, तो उस केस में मेरे को बेंजीन के डेरिवेटिव्स बनाने होते थे। मतलब अगर 6 कार्बन है तो बेंजीन बन जाएगा, 7 कार्बन है तो बेंजीन बना के एक हम लोग ब्रांच लगा देंगे। जैसे कि अगर 6 कार्बन से ज़्यादा है तो मैं पहले बेंजीन बनाऊंगा, ठीक है, उसमें क्योंकि 7 कार्बन था तो एक ब्रांच लगा दूंगा, ठीक है। ये आपको करना होता है बेसिकली, ठीक है। तो ये इस रिएक्शन में क्योंकि 1 2 3 4 5 6 है तो सीधे सीधे आपका बेंजीन बन जाना था, तो ये आपका नहीं बनता, सीधे आपका बेंजीन बनता। तो ये आपको याद आना चाहिए। और अब आपको याद रखना है कि अब आपको याद करना है कि एनसीईआरटी में और क्या लिखा, तो आपको याद है कि एनसीईआरटी में लिखा था कि इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं एरोमेटाइजेशन रिएक्शन या फिर इसको रीफॉर्मिंग रिएक्शन भी बोलते हैं, ठीक है। दूसरा एनसीईआरटी ने ये लिखा था कि एनसीईआरटी ने पूछा हुआ एक क्वेश्चन नीचे कि अगर हेप्टेन दिया हुआ है आपको, मतलब 7 कार्बन वाला कंपाउंड है, तो आप क्या बनाओगे, तो आपका बनता है टॉल्विन। टॉल्विन आपका इसी का नाम है जो मैंने अभी बनाया था, बेंजीन पे एक CH3 लगा हुआ है तो इसको टॉल्विन बोलते हैं। ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। ये देखो, अब मैं देख लेता हूँ क्या मैं कहीं एनसीईआरटी से कुछ भूल तो नहीं रहा हूँ, तो मैं देखता हूँ। तो आपने एनसीईआरटी, जैसा मैंने बोला था कि एनसीईआरटी कहती है कि एरोमेटाइजेशन रिएक्शन में क्या होता है कि जब भी 6 या उससे ज़्यादा कार्बन वाले कंपाउंड्स है और ये कंडीशन दिया हुआ है जो मैंने अभी स्पेसिफाई किया था, तो आपको मैं यहाँ भूल गया था कि इस रिएक्शन में क्या होता है, इस रिएक्शन में डीहाइड्रोजनेशन होता है। ये मैं बोलना भूल गया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लेंगे कि एरोमेटाइजेशन रिएक्शन में क्या हो रहा है, डीहाइड्रोजनेशन हो रहा है, डीहाइड्रोजनेशन हो रहा है, डीकार्बोक्सिलेशन हो रहा है। तो आपको याद रखना है कि डीहाइड्रोजनेशन हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे हाइड्रोजन अलग हो रहे हैं, तभी तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ रहा है, समझ रहे हो। ये तो डबल बॉन्ड कहाँ से आएगा। अच्छा, दूसरा मैंने यहाँ बोला था कि रिफॉर्मिंग इसका अलग से नाम है और इसमें आपको बेंजीन और उसके होमोलॉग्स या उसके डेरिवेटिव्स बनाने होते हैं। वही एग्जांपल यहाँ जो मैं बोल रहा था, एन-हेप्टेन दिया है तो क्या बनेगा, तो एन-हेप्टेन दिया है तो टॉल्विन बनेगा, या फिर उल्टा बोल सकते हैं कि टॉल्विन बना था एरोमेटाइजेशन करने के बाद, तो मेरा मेन एक्स जो था, जो जिससे मैंने स्टार्ट किया था वो क्या था, तो आपको याद रखना है कि अच्छा टॉल्विन बना है, मतलब कि टॉल्विन में कितने कार्बन है आपको ये देखना है। तो टॉल्विन में आपको दिखने को मिल रहा है कि 6 तो बेंजीन के कार्बन हो गए और एक जो CH3 लगा उसका, मतलब 7 कार्बन जो इनिशियल होगा वो हेप्टेन होगा। ये आपको बस याद रखना है, मतलब इस तरीके से आप आंसर कर सकते हो। आगे चलते हैं, अगला रिएक्शन देखते हैं। तो अगला रिएक्शन कुछ नहीं है, वही सेम रिएक्शन जो मैंने अभी बोला हेप्टेन वाला, वही दिया हुआ है, इसके आगे कोई रिएक्शन नहीं है। मतलब अब आपको जाना है वापस एनसीईआरटी में, देखना है कि कुछ छूटा तो नहीं। तो आपको देखने को मिलता है हाँ यहाँ पे 2 और रिएक्शन दी हुई है, रिएक्शन विद स्टीम और पायरोलाइसिस। अब रिएक्शन विद स्टीम आपको पता है हाइड्रोजन चैप्टर तो हटा दिया गया है, लेकिन उसमें ये रिएक्शन दिया हुआ था, ठीक है। जहाँ पे तो अगर आपको मान लो कल को क्वेश्चन आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ डाईहाइड्रोजन गैस, तो अब आप बहुत आधे बच्चे सोचेंगे कि अरे हाइड्रोजन चैप्टर तो हटा दिया, तो ये आउट ऑफ एनसीईआरटी पूछ रहे हैं, एनसीईआरटी ने रिड्यूस सिलेबस फॉलो नहीं किया, लेकिन ऐसा नहीं है, वो क्वेश्चन यहाँ से पूछ रहे हैं, ठीक है। मतलब आपके ऑर्गेनिक से पूछ रहे हैं, जिसमें दिया हुआ है कि ये वाला जो मेथड है मीथेन से हाइड्रोजन गैस बनाने वाला मेथड इंडस्ट्रियल मेथड है हाइड्रोजन प्रिपरेशन का, जिसमें हम लोग मीथेन को स्टीम के साथ रिएक्ट करवाते हैं निकल के प्रेजेंस में, तो आपका CO+H2 बनता है। H2 यहाँ पे गैस है जो कि हमें चाहिए था, और CO+H2 को हम लोग वाटर गैस बोलते हैं। ये मैं बता देता हूँ, क्या पता आपसे पूछ ले,
ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, बस इतना ध्यान रखो, आपका काम हो जाएगा। तो अगर मैं पूछता हूँ कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज फॉर प्रिपरेशन ऑफ इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन, तो आपको याद रखना है कि मीथेन यूज करते हैं। ठीक है, लास्ट रिएक्शन पायरोलाइसिस, आपको याद रखना है, नाम में ही है पायरो और लाइसिस, मतलब हीट देंगे तो टूटेगा। किसमें टूटेगा? हायर एल्केन जो है, छोटे छोटे एल्कीन्स और एल्केन्स में टूट जाते हैं, मतलब हायर एल्केन से लोअर एल्केन्स और लोअर एल्कीन्स बन जाते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। एल्काइंस की बात नहीं है, तो अगर स्टेटमेंट कभी आता है कि क्या क्या बनेगा, तो ध्यान रखना कि लोअर एल्केन्स और लोअर एल्कीन्स बन रहा है। कैसा रिएक्शन है? इसमें डिकम्पोजिशन हो रहा है, तो फ्रेगमेंट टूट रहे हैं, तो यही डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। ठीक है, इतना ध्यान रखो। पायरोलाइसिस को और क्या बोलते हैं? क्रैकिंग भी बोलते हैं। अब इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या क्या हैं, देखो आपसे पहला क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि पायरोलाइसिस जो है वो किस टाइप का रिएक्शन, तो आपको बोलना है फ्री रेडिकल रिएक्शन। एक्जैक्टली यहाँ पे एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, बहुत कम लोग ध्यान देते हैं, आप ध्यान देके जाना। दूसरा पॉइंट कि अगर क्वेश्चन दिया है कि ऑयल गैस या पेट्रोल गैस पेट्रोल या केरोसिन से बनाने के लिए कौन सा प्रिंसिपल यूज होता है, ऑप्शन है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, पायरोलाइसिस, तो आंसर होगा पायरोलाइसिस, या फिर क्रैकिंग भी ऑप्शन में हो सकता है, तो क्रैकिंग आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है कि ऑयल गैस बनाने के लिए आपका प्रिंसिपल ऑफ पायरोलाइसिस यूज होता है। ठीक है, चौथा पॉइंट कि केरोसिन ऑयल में कौन सा कंस्टिट्यूएंट रहता है, तो आपको याद रखना है डोडेकेन आपका कंस्टिट्यूएंट है केरोसिन ऑयल का, और उसको जब हम लोग हीट करते हैं तो आपके क्या क्या चीज़ निकलते हैं, तो हेप्टेन और पेंटीन निकलता है। ये आपको ध्यान रखना है। अगर आपसे कोई पूछता है कि केरोसिन का क्या क्या कंस्टिट्यूएंट है, और ऑप्शन में आपका हो सकता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, तो आंसर एलिफेटिक होगा। क्यों? क्योंकि आपको यहाँ देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे सैचुरेटेड तो है ही, साथ ही साथ अनसैचुरेटेड कंपोनेंट्स भी हैं इसके केरोसिन के, क्योंकि उसका कंपोनेंट क्या है? डोडेकेन है, उसको अगर आप ब्रेक करते हो तो उसमें एल्केन भी आ गया, एल्कीन भी आ गया, तो इसलिए आप आंसर उसका ब्रॉड दोगे जो कि एल्फेटिक आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान। एक और इंपॉर्टेंट चीज, मान लो आपको कल को रिएक्शन देखने को मिलता है जहाँ पे एक एल्केन है और प्लेटिनम पैलेडियम निकल दिया हुआ है और उसमें हीट किया हुआ है, आपको पूछता है प्रोडक्ट क्या है, और मान लो ऑप्शन में दिया हुआ है C12H28, बहुत लोग उसको क्या पता मार दे आंसर। क्योंकि उनको दिख रहा है कि प्लेटिनम पैलेडियम निकल में तो हम लोग को हाइड्रोजनेशन करवाना होता था। पहले तो चीज़ ये देखो, वो एल्कीन के लिए होता था या फिर एल्काइन के लिए। एल्कीन में आप हाइड्रोजन ऐड नहीं करते हो, ठीक है, क्योंकि वो ऑलरेडी पहले तो बैलेंस से कहाँ पे हाइड्रोजन ऐड करोगे। दूसरा पॉइंट, और बॉन्ड कहाँ से तोड़ोगे। ठीक है, तो बस ये मेरे को समझाना था, यहाँ पे हाइड्रोजन से मत करा देना, वही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। बाकी सारे पॉइंट्स मैंने यहाँ पे कवर कर दिए हैं। आपको एक ये पॉइंट ध्यान रखना था कि डोडेकेन से टूट के क्या बन रहा है? हेप्टेन और पेंटीन बन रहा है, मतलब एल्केन भी बन रहा है, एल्कीन भी बन रहा है, तो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन बोलोगे कि एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन से केरोसिन बना होता है। बाकी सारे पॉइंट्स मैंने कवर करवा दिए। इस तरीके से आपने पूरा का पूरा एल्केन डिवाइस कर लिया। किसके थ्रू? बस ये 22 रिएक्शन के थ्रू। 22 रिएक्शन आपने देखे, पूरी एनसीईआरटी कवर कर ली, सारे स्टेटमेंट्स देख लिए, सारे रिएक्शन देख लिए, और अगर आप जैसे मैंने अभी बोला वैसे अगर आप बोल पाते हो तो आपको ये पूरा चैप्टर याद है, अदरवाइज आपको याद नहीं है। अगर आप सीधे रिएक्टेंट से प्रोडक्ट लिखते थे और कहते थे कि मुझे अभी भी मेरे से क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है, तो आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, आपको इस तरीके से रिवाइज करना होता है। ठीक है, अब सेम इस तरीके से 2-3 बार इस वीडियो को देखो, उसके बाद आप खुद से इस तरीके से रिवाइज करने बैठ जाना। आपको 10-15 मिनट लगेगा एक चैप्टर को रिवाइज करने में, जब आप 2-3 बार कर लोगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर करो, क्योंकि काफ़ी मेहनत लगता है। मैंने उसको हाईलाइट किया, यहाँ पे लाके समझाया, टाइम लगा, रिकॉर्डिंग किया, कट किया, फिर उसके बाद अपलोड किया, टाइम लगता है, तो उसको शेयर करो दोस्तों के साथ। मैं बस आपसे इतना ही चाहता हूँ। चलो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।